नमस्कार दोस्तों, भावी आरक्षकों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले कुछ दिनों में जो है आपके करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस हमने कर ली है। आपकी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हो गया और आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया। ये सबको हमने कंप्लीट कर लिया। आज से एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हालांकि आपका पेपर सिर्फ 6 दिन बाकी है, लेकिन आज से अगले 3 दिन तक एक सीरीज़ चलने वाली है। इसमें आपको लगभग 6 वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, जो कि बहुत है ना 5-10 सेकंड में ही रहेगा। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं अभी, और आज ही हम लोग शाम में जो देखने वाले हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हो जाएगा, जहाँ पे मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पे और हम लोग देखेंगे। आईएमपी डाटास को देखेंगे। कल आपकी इंडियन जीएस है और उसके अगले दिन आपके सीजीजीएस है, जो कि कंप्लीट वीडियो रहेगी। और साथ में दोनों को जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करते एक दिन में कंप्लीट करते हम लोग जाएंगे। तो 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से जो है अपनी तैयारी को है ना एक रणनीतिक वे में लेके चलिएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ज्ञान पे बात करेंगे, जहाँ पे सिलेबस में आपको डायरेक्ट लिखा गया है ना, आपके सिलेबस में किसी इनपुट है, आपका आउटपुट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ में आपका है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन आप देखते जाइएगा और आंसर करने की कोशिश करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगा, सीधा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करें। कंप्यूटर से डाटा निर्गत करने हेतु, निर्गत मतलब समझ रहे हो ना डाटा को है ना आप परिणाम के रूप में देखने हेतु, ऐसे आप इसको देख लो, प्रयोग किया गया डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि के लिए प्रयोग किया हुआ डिवाइस। ठीक है, वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बाह्य रूप से जुड़ते हैं ना, कंप्यूटर में बाहर से जुड़ते हैं, उसको निकाला भी जा सकता है, समझ रहे हो। तो जैसे कि हो गया, आप देखेंगे एक माउस हो गया, वो बाहर से जुड़ता है। ठीक है, उसको निकाला भी जा सकता है, तो उसको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर में आंतरिक रूप से होते हैं, जैसे कि रैम है, समझ रहे हो, क्या हो गया आपका रैम है। ठीक, तो वो जो है उसको नॉन पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, आंतरिक रूप से वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों का आप याद कर लेना। लेकिन इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग डाटा प्रविष्टि करते हैं, आप कंप्यूटर को है ना डाटा डालते हो। ठीक है, तो जिस माध्यम से, जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो, समझ गए ना, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से कुछ लिखना है हमें, तो उसको हम लोग जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा है ना बताने का मेरा तात्पर्य यह था कि आप पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल डिवाइस से भी आप अवगत रहें। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मैं आगे चल के बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी हैं याद करने के। तो निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक, इसको आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्रिंटर। ध्यान सुनना, कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप कुछ लिख के है ना आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, मतलब आप उसको जो है इनपुट डालते हो। ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है। तो जब आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, जो भी आप लिख के, वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, आप इनपुट क्यों डालते हो? आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना, आप किसी चीज़ को लिखते क्यों हो? क्योंकि वो कंप्यूटर में प्रोसेस होकर फिर आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट कहाँ पे मिलता है? मॉनिटर में मिलता है, जो दिखता है, तो उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार है, जितना आप इनपुट डालते हो प्रोसेस होकर जितना आउटपुट मिलता है। तो जो डालते हो, जिस माध्यम से डाल रहे हो, इनपुट डिवाइस हो गया, और जिस माध्यम में आपको जो दिख रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। सीधी सी बात है। ठीक, तो कीबोर्ड है, इस माध्यम से डालते हैं। माउस से आपको पता होगा, माउस से भी हम लोग इनपुट करते हैं। और स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, उससे भी हम लोग स्कैन करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जितना आप जो है, ठीक है, आप जिससे आप कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस के तरीके से आप देते हो। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें अच्छा, इसमें नहीं है लिखा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो प्रिंटर हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैंने रखा, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं बोला है, इनपुट इस बार नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो माइक्रोफोन हो जाएगा। देखो, 2 प्रकार के आता है। एक आता है आपका ईयरफोन, मतलब इसका प्रकार नहीं, अलग अलग प्रकार है, लेकिन 2 प्रकार से कन्फ्यूज़ हमें होता है। एक ईयरफोन है, एक आपका माइक्रोफोन है, एक आपका हेडफोन है। ठीक है, हेडफोन है। अब ध्यान सुनना, ईयरफोन को हम लोग इनपुट आउटपुट में रख सकते हैं। कैसे बताऊँ? ईयरफोन उसको आपको जो लेना है आउटपुट में लेना है, लेकिन आपको उसमें जो माइक लगा रहता है ना, माइक्रोफोन जो माइक लगा रहता है, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। तो जो माइक है, जहाँ से आप बोल रहे हो, आप दे रहे हो ना भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। और जिससे आप सुन रहे हो, जो ईयरफोन है, ईयरफोन उसको आउटपुट में लेना आपको, है ना, जो सुन रहे हो। अगला है आपका टच स्क्रीन। निम्न में से कौन सा डिवाइस है? ठीक है, इसको अच्छे से देखना। तो टच स्क्रीन निम्न में से कौन सा डिवाइस है? तो टच स्क्रीन आप करते हो तो वो तो इनपुट है।
ठीक है, क्योंकि आप कुछ लिख रहे हो, मान के चलो कोई टाइप कर रहे हो, लेकिन टच स्क्रीन में तुरंत दिखता भी है क्या, ठीक है, तुरंत आपको दिख भी जाता है वहाँ पे, ये आपने टच किया, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा और तुरंत आपको डिस्प्ले भी हो रहा है टच स्क्रीन में। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन आपको अब यहाँ पे बताता हूँ कुछ कुछ ध्यान रखना है। जैसे ईयरफोन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस है, तो इसको आउटपुट लेना है आपको, ठीक है। हालांकि इसको इनपुट आउटपुट में लिया जा सकता है। देखना आप ईयरफोन देखते हो, ऐसा रहता है ना ईयरफोन आपका, ये नेक बेल्ट में बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका कान में लगाने का, ये दोनों, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप फिर से देखते हो तो एक माइक लगा रहता है ना छोटा सा, या फिर ईयरफोन में ही इसी में लगा रहता है ऐसे, यहाँ पे माइक छोटा सा रहता है, तभी तो आवाज़ जाता है उधर, कैसे जाएगा आवाज़ सामने वाले को, समझ रहे हो। तो इनपुट आउटपुट दोनों में, ओवरऑल उसको पूछे तो इनपुट आउटपुट दोनों में लेना चाहिए, लेकिन ईयरफोन सिर्फ बोले तो आउटपुट जनरली लिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आउटपुट ही है लेकिन उसमें माइक तो लगा रहता है, तो मेरे ख्याल से इनपुट आउटपुट में उसको लेना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बहुत एमपी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से रखना। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टच स्क्रीन और डिजिटल कैमरा बहुत बार पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट दोनों में इसको लेना है। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों को स्पेशली आप देखो PDF मिल जाएगा जो और चीज़ें, ठीक है, पढ़ने के लिए। फिलहाल ये दोनों आपको बहुत याद होना चाहिए, कि मतलब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टच स्क्रीन और डिजिटल कैमरा वर्तमान में किस प्रकार का कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलो अब हम लोग इनपुट डिवाइस पर बात किए हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस पर हमने जब बात कर लिया है, तो अब हम लोग इनपुट डिवाइस के कुछ IMP चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है आपके पास, इनपुट डिवाइस में क्या है, कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस की एक लिस्ट आपके पास आ जाएगा ना, जो कीबोर्ड है आपका, माइक्रोफोन है आपका, ठीक, माउस है, ये सब चीज़ का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप कोशिश करें कि क्वेश्चन करें वर्तमान में किस प्रकार का कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, आपको पता है, ठीक। तो कीबोर्ड में आप अपने ही फ़ोन में मैसेज बॉक्स में अभी भी जाके देखें, तुरंत जाके देखना, वहाँ पे शुरू का जो अक्षर रहता है ना, QWERTY ही मिलेगा आपको, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे, ठीक है, इसको आप जैसे भी प्रोनाउंसिएशन इसका आप करें, क्वार्टी प्रकार का इसको जो है ना कीबोर्ड कहा जाता है। तो वर्तमान में किस प्रकार का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, तो क्वार्टी प्रकार का आपको बोलना है, ठीक है। तो आप चित्र में देखेंगे कीबोर्ड के चित्र में भी देखेंगे, आगे चल के मैं दिखाऊंगा, वहाँ क्वार्टी शुरू का अक्षर होता है, इसलिए उसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है, जो कि 104-108 बटन का आजकल चल रहा है, ठीक है। कीबोर्ड के जनक किसे माना जाता है, क्रिस्टोफर सोलेज। कौन है, क्रिस्टोफर सोलेज, यहाँ पे देख लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कीबोर्ड की जानकारी, आपको मैं कुछ कुछ दे देता हूँ, हालांकि इतना पूछने की वो संभावना है नहीं, बट एक बार आप देख लेना, पूछ सकता है। तो ये दो चीज़ ज़्यादा पूछता है, कौन सा, अल्फान्यूमेरिक कीज़ और फंक्शन कीज़, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक कीज़, इसको आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखना, जहाँ पे मैं ना लाइन खींच रहा हूँ, आप कीबोर्ड में देखें जहाँ पे खींचा आ रहा है आपका, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, एक सिम्बॉल्स के साथ है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका A से लेकर Z तक है, हालांकि ABCD में नहीं है, क्वार्टी फॉर्म में, लेकिन A से लेकर Z तक वहाँ पे आपको दिखेगा। ये दोनों को मिला के अल्फान्यूमेरिक की कहा जाता है। जैसे कि आप लिखते हो ना हाउस नंबर, मैं लिखूँ हाउस नंबर 91, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भी लिख रहे हैं, ठीक है, और 91 भी लिख रहे हैं, ठीक है, डॉट भी हम लोग डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अल्फान्यूमेरिक है ना, सबको यहाँ एक ही जगह होने के कारण, ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक कि इसको अल्फान्यूमेरिक की कहा जाता है। हालांकि 1 2 3 4 तो यहाँ भी है, उसको न्यूमेरिक पेड कहा जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 है, तो दोनों में हालांकि वो काम सेम करते हैं, इसको जल्दी जल्दी करने के लिए एक जगह रख दिया गया है उसी चीज़ को, और इसको जो है एक साथ रख दिया गया है ताकि हमें हाउस नंबर 91 भी लिखते बने, समझ गए क्या, ठीक है। तो ये अल्फान्यूमेरिक कीज़ होते हैं। अब आते हैं, इसको बहुत सारे मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं फंक्शन कीज़ पे। तो आप सबसे ऊपर में देखेंगे ना, कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लेना, एक 8 चित्र या फिर आपके घर में होगा, तो यहाँ पे होता है F से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक, तो 12 अपने पास फंक्शंस कीज़ होते हैं, ठीक। उसी पर कर्सर मूवमेंट की, मतलब तीर का निशान देखते हो ना, इधर है, ऐसे रहता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो इसको कर्सर मूवमेंट की कहते हैं। स्पेशल पर्पस की में है आपका नेम लॉक कीज़ है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, टैब है, स्केप्स है, और उसके बाद आपका डेल है, इसको स्पेशल पर्पस कहा जाता है। वहीं पे आप देखेंगे है ना, यहाँ पे आप शिफ्ट देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल दिखेगा, ठीक है, आल्ट दिखेगा, तो ये आपके मॉडिफायर कीज़ होते हैं, जहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है ना, कुछ अलग तरीके से लिखा जाए, कुछ किया जाए, ठीक है, तो मॉडिफायर कीज़ कहलाते हैं। पढ़ लेंगे इसको मैं आपको PDF में दे दूंगा। अगला है आपका कीबोर्ड में अल्फान्यूमेरिक कीज़ होते हैं, चलो मुझे बताएंगे। तो A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, माउस का आविष्कार किसने किया था। आप सोचे, आंसर करें अपने से। डगलस C एंजलबर्ट। मैं जहाँ अब ट्रिक से आपको याद कराऊंगा ना, आगे जाके हम लोग प्रिंटर में बहुत अच्छे से उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते, आपको क्वेश्चंस कराने के तरीके भी बताए जाते हैं, और वो आंसर आप खुद करते हो, आगे चल के देखना। तो माउस का आविष्कार
किसने और कब किया था? तो डगलस सी इंजलबर्ट, इसका नाम आपको याद रखना, 1964 में। स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है आपके पास माउस का प्रकार है, यहाँ आप देखना। तो अपने पास ये सभी है ना प्रकार है, इसको एक बार आप पढ़ लो। बेतार माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। इसमें है ना रबर का एक प्रयोग किया जाता है। और मैकेनिकल बेतार माउस मतलब वायरलेस। अब सोचो उसमें क्या का प्रयोग होगा, ब्लूटूथ का होगा, वाईफाई का होगा प्रयोग, क्योंकि कनेक्ट करनी है ना। अब उसमें वायर तो है नहीं, वायरलेस है, तो कैसे होगा? ब्लूटूथ से। तो इसमें ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑप्टिकल माउस इसमें देखेंगे तो ऑप्टिकल है ना, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको, इसमें LED आपको याद रखना है, LED लाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें रबर बाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है माउस के कार्य। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं, आपको ध्यान में रखना है माउस के कौन कौन से कार्य हैं, देखेंगे। जैसे कि आपके पास माउस है, ठीक, उस माउस में लेके चलता हूँ आपको मैं, यहाँ पे आ जाना। माउस है तो इसके लेफ्ट में आप एक क्लिक करते हो, ठीक है, इसके लेफ्ट में एक क्लिक करते हो तो वो सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। किसी चीज़ को मुझे सिलेक्ट करना है, एक क्लिक करूँगा ले जाके मैं, ठीक है, और इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग जब राइट क्लिक करते हैं, अब वहाँ पे आ जाना, ठीक है, तो इसमें याद रखना क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है तो वो उसको आप चुनते हो या फिर सिलेक्ट करते हो, और डबल क्लिक करते हैं तो उससे ओपन होता है, क्रियान्वित करने के लिए होता है, वैसे टेक्निकल टर्म में लिख के आएगा। और वहीं पे आप राइट क्लिक करते हो तो उसको उसके हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं, है ना, उसके कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चलती है उसके बारे में, ठीक। इसको आप याद रखना है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, एप्लीकेशन नहीं, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे है, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को ले जाना, मतलब उस चीज़ को यहाँ पे ले जाना है, और मुझे माउस की सहायता से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ लाऊंगा, ठीक है। अब इसको क्लिक किया ही रहूँगा मैं, ठीक है, क्लिक किया ही रहूँगा और पकड़ के यहाँ पे ले जाकर मैं छोड़ सकता हूँ उसको, ऐसे होता है ना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ये कार्य होता है। स्क्रॉल आपको पता होगा, ये साइड में से लिख रहता है, साइड में आप देखेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा, या फिर नीचे में ऐसे कुछ रहेगा, तो इधर हम लोग खिसकाते जाएंगे तो इधर का पेज खींच सकते जाएगा, इसको खिंचाएंगे, मतलब ऊपर नीचे करने का रहता है। ये भी कार्य माउस से होता है, ठीक। आप चलाते होंगे तो इतना सारा है ना, समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। आउटपुट डिवाइस के संबंध में सत्य कौन सा, इसको बताएंगे, जिसमें प्रोसेस्ड डाटा उपयोग हेतु प्रस्तुत होता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसी को आप देख लो, ठीक है। उसमें जिसमें रिजल्ट देख सकता है, अच्छा ये भी सही है, इसमें जिसके माध्यम से उपयोग करता है, कम्युनिकेट करते हैं, ये तीनों सही है, तीनों को पढ़ देना, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस अब बताने की ज़रूरत होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आप इनपुट डालते हो, डाटा डालते हो, ठीक है, उसको जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है। उसके बाद आपके पास प्रोसेस्ड जो डाटा दिखता है मॉनिटर में, जिसको उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हो, उसके बाद आप सॉफ्ट कॉपी देख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देखते हैं। सही बात है। अगला क्वेश्चन है आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अच्छा, इसको एक बार देखना, आउटपुट की बात हो रही है तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट में अंतर क्या है? बहुत आसान है। देखो, हार्ड कॉपी से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आपने प्रिंट करके कुछ भी चीज़ लाया, मान के चलो आपका रिजल्ट लाया, आपने अपना कॉलेज का रिजल्ट लाया, यहाँ पे कॉलेज का रिजल्ट लाया, 10वीं का 12वीं का जो भी आपने रिजल्ट लाया, यहाँ पे आपके पास लिखा होता है। क्या इसको आप छू सकते हो? बिल्कुल आप छू सकते हो। क्या इसमें परिवर्तन करना आसान है? नहीं है। इसको क्या आप बदल सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट कॉपी का रिजल्ट बदल दें, मतलब लिख तो सक रहे हैं ना, मतलब वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट नहीं बदला जा सकता, ये तो उदाहरण है, समझ रहे हो। अब क्या है, स्थायी है? बिल्कुल आपके पास परमानेंट है। जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर से ही निकाल के लाए हो ना, ठीक है। उसी प्रकार सॉफ्ट कॉपी में आ जाओ, उसको सिर्फ आप मॉनिटर में पहले देख रहे हो। रिजल्ट किस में देखते हो? स्क्रीन में पहले देखते हो ना, जब लिख के देख रहे हो कंप्यूटर में तो स्क्रीन में दिखेगा। अभी उसको प्रिंट नहीं किया हो, वो क्या है, उसको छू आप नहीं सकते, उसमें परिवर्तन करना, चलो ठीक है, रिजल्ट की बात है, लेकिन दूसरी चीज़ को तो परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट को थोड़ी परिवर्तन, नंबर परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको परिवर्तन करना इसमें आसान होता है, इसको आपको याद रखना है। ये अस्थायी है क्या? बिल्कुल अस्थायी है, परमानेंट तो आया नहीं है, क्योंकि और सारी चीज़ें जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर में पहले दिखता है, तो इसको आप समझ लेना कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है। अब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में है ना कुछ मेजर एग्जांपल दे दिए। डिस्प्ले आधार पर मॉनिटर के है ना प्रकार एक बार देखेंगे, तो मॉनिटर के प्रकारों के लेके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं डिस्प्ले के आधार पर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक मॉनिटर है, सिर्फ एक ही कलर दिखा रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है, एक कलर बोल सकते हैं उसको। अब एक ऐसा है कि ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करके कुछ कलर बनाएगा तो ग्रे बनता है। ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करोगे तो ग्रे ही बनेगा ना। उसके बाद एक कलर मॉनिटर होगा, तो वो रेड ग्रीन ब्लू का प्रयोग करते हैं। तो 3 प्रकार से अपने पास है, तीनों को आपको याद। अब उसको तकनीकी आधार पर मॉनिटर को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके पास मॉनिटर है, ये तकनीकी आधार पे, जैसे कि आपके पास CRT होता है, LED होता है, LCD होता है, LED होता है, TFT होता है, ये तकनीक आधार पे है।
इसमें मैं कहता हूँ ये दो चीज़ आप जम के याद रख दो, बस जम के भी नहीं लगेगा, वो तो कितने बार आपने पढ़ा होगा फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म याद रख लो, ये पूछे जाते हैं, ज़्यादा बर्डन देने नहीं है, 2 ही क्वेश्चन आना है, 2-3 क्वेश्चन उसके लिए, ठीक है। तो याद रखना इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसका मतलब होता है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। चलो अब आंसर करने की कोशिश करना। वहाँ मशीन जो आउटपुट को कागजी रूप देता है, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, कागजी रूप देता है, तो आप कागज़ के रूप में कहाँ से निकाल के लाते हो भैया? प्रिंटर से, ठीक बात है, प्रिंटर से निकाल के लाते हो। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर के प्रकार क्षमता के आधार पे। अब यहाँ पे मेरे को ना आपको बहुत अच्छे से बताना है, तो ये मॉनिटर और प्रिंटर बहुत अच्छे से कर देना, यहाँ पे मेरे को ना आपको याद कराना है एक्चुअल में यहाँ पे बस। तो अपने पास प्रिंटर ना 3 प्रकार के आता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर, एक पेज प्रिंटर। नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर प्रिंटर मतलब कैरेक्टर में हो रहा है, लाइन प्रिंटर लाइन में हो रहा है, पेज प्रिंटर पेज में हो रहा है। तो कैरेक्टर, लाइन, पेज, ये 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। 3 प्रकार के आप आंसर करके जाना यदि संख्या पूछता है। लेकिन अब कैरेक्टर प्रिंटर में क्या आता है, लाइन प्रिंटर में क्या आता है, लेज़र पेज प्रिंटर में क्या आता है, ये सवाल उठता है और यही सवाल पूछता है वो, ठीक। कोई भी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप बेचैन दिल लिख लेना, बेचैन दिल लिख लेना, बेचैन दिल। बैंड चैन ड्रम, बेचैन दिल है क्योंकि ड्रम में ना चले जाएं, आजकल ड्रम वाला चल रहा है ना, ठीक है, वैसे भी बोल सकते हो। तो ड्रम में जाने का भी डर रहता है, बेचैन दिल, तो उसको हम लोग लाइन प्रिंटर कहते हैं। तो बैंड चैन ड्रम याद हो गया आपको बेचैन दिल से, ठीक है। दिल का मतलब ऐसे है, तो ये डी का मतलब ड्रम लिख लेना, बोल रहा हूँ मैं। ये चैन, चैन प्रिंटर, बेचैन, ठीक है। ये बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये किस में आता है? लाइन प्रिंटर में, बिल्कुल। इसको पेजलेज से याद कर सकते हो, क्या? पेजलेज, पेजलेज, ठीक है। तो पेज प्रिंटर लेजर में आ जाएगा। बाकी जो बचा है उसको करेक्टर में डाल देना है, खत्म है, ठीक है। इसमें डिजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल इंजेट याद करने की ज़रूरत ही कहाँ है। यदि आपने बेचैन दिल से इसको याद कर लिया, पेजलेज से नीचे को याद कर लिया, अब इसमें से कौन सा आप बता ही दोगे, अभी बताओगे आप। अब उसको हम लोग ना 2 प्रकार से और बांटते हैं प्रिंटर को, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जब हमें प्रिंट करना है किसी चीज़ में, मान के चलो आपके पास मैंने पेज दे दिया और 2 चीज़ दिया, एक सील मारने के लिए दिया आपको, सील नहीं होता है जिसमें थप्पा मारते हो, और एक मैंने इंक दे दिया, एक स्याही दे दिया बाहर से, तो आपको छिड़क के करना है वहाँ पे कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब भाई कुछ भी हो सकता है। और एक आपको थप्पा मार के, तो जो आघात करके थप्पा मारोगे तो इम्पैक्ट करोगे ना, उसमें आघात करके लगा रहे हो आप, समझ रहे हो, उसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें आप छिड़काव विधि से, थोड़ा छिड़काव टाइप होता है, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे समझ लेना उसको, जिसमें आघात करने की ज़रूरत है नहीं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में बस इतनी चीज़ों को याद रख लेना, बाकी जितने भी आता है उसको नॉन इम्पैक्ट में डाल देना है। तो इम्पैक्ट में क्या आएगा? इम्पैक्ट में आएगा लाइन प्रिंटर, इसके सभी चीज़ें आ जाएगा, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना बैंड, चैन, ड्रम, एक इसमें आ जाएगा, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो डेजी व्हील है और डॉट मैट्रिक्स, तो इसको आप D2 से याद रख लें। तो D2 हो गया प्लस आपका बेचैन दिल, खत्म है। तो दिल टूटे, बेचैन दिल, इसका क्या हो जाएगा, है ना, दिल D2 है ना, तो दिल टूटे या फिर D2 कर लेना, D2 हो गया। उसके बाद आपका बे, ठीक है, उसके बाद आपका चैन, उसके बाद आपका फिर दिल आ जाएगा। तो D2 डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स, D2 में डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स, बेचैन, ठीक है, क्या बोलोगे, बैंड, चैन, ड्रम, बैंड, चैन, ड्रम, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना, ये इम्पैक्ट में, बाकी सब कुछ आपको नॉन इम्पैक्ट में डाल के आना, खत्म है, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन आपका LCD का फुल फॉर्म। अब मुझे बताएंगे, इसका आंसर खुद करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन LED का फुल फॉर्म, इसका भी बताएंगे, मैंने बता दिया है। निम्न में से लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, बताएंगे। अच्छा तुरंत बताता हूँ, लाइन में हमने क्या कहा था, बेचैन दिल, बैंड, चैन, ड्रम, है ना, बैंड, चैन, ड्रम, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से पेज प्रिंटर का उदाहरण है, पेजलेज, याद आ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से लेकर रहा हूँ, अभी बताया। निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, अब बताओ, उदाहरण नहीं है, कैरेक्टर का नहीं है, तो क्या है? देखो, इंकजेट, ठीक है, इंकजेट है, ड्रम है, आपके पास डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील है। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और आपका इंकजेट, ये तीनों कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, लेकिन ड्रम नहीं है। बेचैन दिल से आ गया, बेचैन, ठीक है, बैंड, चैन, ड्रम, याद आ रहा है क्या? तो ये ड्रम किसका है आपको पता है, लाइन का है, याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है बताएंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको बताया था, एक तो है आपका D2 जो कि डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, 2 हो गया,
और उसके बाद बेचैन दिल ले लेना है। तो ये सभी के सभी नॉन है, याद रखना। अच्छा, मैं खुद ही वही आंसर खोज रहा हूँ यहाँ पे, और ये आप भी फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट है, इसलिए मैं टाइम ले रहा था। इसमें मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? थर्मल तो नहीं है, क्योंकि हमने डिजिबल और डॉट मैट्रिक्स पढ़ा है, थर्मल नहीं है। उसके बाद इंकजेट है भी तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लेज़र भी तो नहीं है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, याद रखना, ये इसका सही आंसर है। आज तो अपन भी फंस गए थे। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? आप मुझे बताएंगे नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। मैंने बताया ना, नॉन इम्पैक्ट मतलब ठीक, जिसमें आघात करके नहीं किया जाता है। तो यहाँ से एक बार पकड़ लो ना, जो आपका चैन प्रिंटर है, जो आपका लाइन प्रिंटर है, ठीक है, बेचैन दिल वाला मार्च आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजिबल डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इंकजेट ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है, उत्तर लिख लेना है ना, लास्ट ऑप्शन सही है। इसको एक बार पढ़ लेना। इसका प्रयोग, प्लॉटर का प्रयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने में और सर्वोत्तम प्रकार के ग्राफिक्स इससे बनाए जाते हैं। अगला है सीपीयू का फुल फॉर्म, हर किसी को याद होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू के संबंध में आपको एक चीज़ याद रखना है, अंक गणित एवं तार्किक संबंधी गणना एक कार्य करता है। इसका एक अलग भाग होता है ALU, इससे ये करता है। यह डाटा को सूचना में बदलता है, आपको पता है, क्योंकि प्रोसेसिंग इसी में होता है ना। आप इनपुट डालते हो, प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रहा है? CPU में हो रहा है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। तो जो आप डाटा डाल रहे हो उसको सूचना में बदलेगा ना, वो डाटा सूचना। डाटा आप कच्चा मतलब बोल रहे हो, कच्चा डाटा उसको बोल लो, डाल रहे हो, उसको प्रोसेस करेगा, उसको सूचना बनाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये सूचना में बदलता है। इसके 3 भाग होते हैं, MU, CU, ALU, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है CPU के किस भाग में गणितीय तथा तार्किक कार्य संपन्न होते हैं? ALU में होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं, याद रखना। ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। क्या है? ये मेमोरी यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट है, जहाँ पे आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों को कंट्रोल किया जाता है। मेमोरी यूनिट आप भंडारण के लिए होता है, आपको पता है। मेमोरी यूनिट जिसमें प्राइमरी यूनिट, द्वितीयक यूनिट की हम लोग बात करते हैं। ALU, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके भी आगे चल के 2 भाग होते हैं, AU और LU। अर्थमेटिक लॉजिकल है ना, मतलब अर्थमेटिक यूनिट, और उसके बाद लॉजिकल यूनिट। इसके भी 2 भाग होते हैं। तो याद रखना, ये है ना, तार्किक कार्य ALU में संपन्न होता है। इसके 3 भाग होते हैं CPU के, अभी मैंने बताया, MU, CU, LU। बस आपको ज़रा भी बर्डन नहीं लेना है, बस इसको याद रखना है, MU, CU, LU है, फुल फॉर्म याद रख लेना, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अभी आप कमेंट करेंगे। CPU को फुल फॉर्म कमेंट करना, ALU का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। अच्छे से देख लो, फिर से कमेंट करो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संबंध में असत्य कौन सा है? एक्चुअली ना ऑलरेडी आपको 20 मिनट हो गया है, और इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना है, तो उसके लिए आप कितना घंटा भर टाइम देंगे, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी करने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। और ये ना बहुत सारी चीज़ों का पैकेज है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक्सेल है, MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ये अलग अलग कार्य के लिए। तो ये एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक प्रोग्राम किया गया है, एक पैकेज है, ऐसे मान लो एक पैकेज है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक एक्सेल होता है, पावर पॉइंट, जैसे पावर पॉइंट का उपयोग हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, वर्ड, MS वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, MS एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हैं, समझ रहे हो। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक, एक पैकेज है। तो इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। ये दफ्तर, बिजनेस है ना, ये ऑफिस होता है, इसमें मैनुअल का कार्य करने के लिए होता है। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, मेल, मैसेज भेजना, ये सब कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से इसका प्रयोग गणितीय डेटा एवं अंकीय गणनाओं के लिए किया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर MS एक्सेल होगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक प्रकार से आपको याद रखना है। इसको बताऊं क्या? देखो, ये टेबल के लिए किया जाता है, संख्यात्मक कार्य के लिए टेबल के लिए किया जाता है। समझ लो, टेबल है ना, टेबल तैयार करने के लिए किया जाता है। इधर ABCD होता है, इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको एक गणितीय डाटा, अंकीय गणनाओं, इसके लिए इसका कार्य किया जाता है, ठीक है। तो MS एक्सेल में होता है। निम्न में से इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, याद रखना, किसको किसके लिए? प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट है, स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए क्या? अगर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। इसके बाद तो ऐसे चीज़ें हैं कि वो पूछना भी चाहे कैसे पूछे भाई, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1-2 नंबर के लिए जब पूरे कंप्यूटर से पूछ रहा, पूरे नहीं, हालांकि 2-3 टॉपिक दिया है, पूछ रहा है 2 नंबर, तो इतना डीप जाके मुझे नहीं लगता है। बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि MS वर्ड के अंतर्गत स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की F7 होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में
रखना है। अगला है MS वर्ड के अंतर्गत नया वर्ड पेज खोलने के लिए। अब MS वर्ड है, इसमें नया वर्ड है ना, नया पेज आपको खोलना है, नया वर्ड पेज खोलना है। तो न्यू के लिए कंट्रोल न्यू है, Ctrl+N दबाना है आपको। कंट्रोल के लिए ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C ये शॉर्टकट की हो जाएगा, ठीक है। और Ctrl+P ये प्रिंट करने के लिए हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये Ctrl+F2 होता है। सत्य कथन है, MS एक्सेल से स्प्रेडशीट तैयार किया जाता है। ये क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होते हैं हर दिन है, जैसे कि स्प्रेडशीट है, ठीक है। इसको तैयार MS एक्सेल में कर रहे हैं, आपको बताएं, क्योंकि अंकी गणनाओं के इस सब चीज़ रिलेटेड वहाँ पे हमें काम करना है, ठीक। अब एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होते हैं। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट ये वर्कबुकों का संग्रह है, और वर्कबुक ये जो है आपके है ना वर्कशीट का संग्रह होता है, और वर्कशीट जो है सेलों का संग्रह होता है। अब इसको मेरे को समझाना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। इसके लिए स्पेशली एक ठो है वीडियो है ना, आपको समझना है तो उसको जाके देख लेना। एक काम करें क्या, ठीक, एक वीडियो है जाके देखना, क्योंकि कंप्यूटर पूरा मैंने पढ़ा रखा है पहले हॉस्टल वार्डन के टाइम पे, तो जाके देखेंगे वहाँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, बस इतना याद रखना, 3 वर्कशीट होते हैं और वर्कशीट सेलों का संग्रह है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, ठीक है, सेल हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है ना। अगर आपको पूछे सबसे छोटी इकाई वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अब वो सेल हो जाता है। तो ये सेल क्या बोलते हैं, जैसे ये डब्बा है ना, ये सेल है आपका, ये सेल है, ये मान लो एकदम ईजीएस्ट बोलूँ तो यही सेल है। और इसमें मान के चलो आप काम कर रहे हो तो एक्टिव सेल हो जाता है, समझ रहे हो, ये आपका एक्टिव सेल हो जाता है। स्प्रेडशीट में A7 किसका उदाहरण है, जैसे कि A7 है, जल्दी थोड़ा सा देख लो। जैसे कि आपका मैं लिखता हूँ इधर A, इधर लिखता हूँ A लिखता हूँ, B लिखता हूँ, C लिखता हूँ, D लिखता हूँ, इधर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, मतलब जैसे भी इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा ये आपका 7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया, और ये आपका 7 यहाँ पे है, और ये है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सेल बताया ना, जो डब्बा है, ठीक है, तो वो क्या सेल एड्रेस को नहीं दर्शा रहा, तो ये सेल एड्रेस इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक। एक्सेल प्रोग्राम में किसी फार्मूला की शुरुआत किससे होती है, तो ये बराबर से होती है, इसको याद रखना है ना, छोटा सा डालो, बराबर से होते हैं। एक्सेल में चुने हुए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक, ठीक है, जो करना है वो F7 है। तो स्पेलिंग चेक के लिए हमेशा F7 आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत IMP पहले पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सेल प्रोग्राम में किसी फार्मूला की शुरुआत, अच्छा फिर से लिख दिया हूँ कि बराबर से होती है, F7 मैंने स्पेलिंग चेक के लिए बताया। किसी सेल रेंज हेतु मान के चलो आपको सेल है ना, आपका जो सेल है इसके रेंज को प्रदर्शित करना है इस सेल से इस सेल तक, तो उसके बीच में क्लोन का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको याद रखना। जैसे कि मैंने कहा A7 अभी देखना, A7 से, ठीक है, A9 ऐसा, तो क्लोन का प्रयोग किया जाता है, बस क्लोन को आपको ध्यान में रखना है, इतना डीप नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन हेतु प्रयोग किया जाता है AIMP है, इसको आपको ध्यान रखना है। MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, स्लाइड्स बना के जो है वहाँ प्रेजेंटेशन दिया जाता है। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन PPT, कई बार नहीं बोलते हैं PPT तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है आपका GIF का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, और कुछ फुल फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, और कुछ IMP क्वेश्चंस और डाल दूंगा, जो सामान्य जानकारी हो जाएगा कंप्यूटर का, और उसके बाद आप देखेंगे मेमोरी का कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इतने आपके सफिशिएंट हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ में अच्छा इसको मेरे को बस इतना ही बोलना था आपको, फुल फॉर्म है, टॉपिक का नाम फुल फॉर्म है। तो GIF का फुल फॉर्म ये है। JPEG का फुल फॉर्म आपको पूछे तो जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप है। PNG का फुल फॉर्म पूछे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। ये तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं था आपका, बताना था। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना है आपको, आपके पास स्लाइड्स है, बहुत सारे स्लाइड्स आपने बना के रखा, बट की जो हो जाएगा वो Shift+F5, क्या है, Shift+F5 हो जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर ज्ञान से जितने भी जानकारी थी, IMP चीज़ें थी, मतलब जितने सिलेबस में लिखा हुआ डायरेक्ट रूप से उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, याद भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने याद की है, बहुत अच्छे से देखी है। और जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला है वो कमेंट कीजिए। और अच्छा, जब हमने कहा ना शुरुआत में आपको बताया कि ये क्लास अभी आने वाली है, अगले दिन फिर इंडियन GS है, उसके अगले दिन CGGS है, दो पार्ट में है। सबसे पहले हम लोग है ना इतिहास करें, ज्योग्राफी करें, जनजाति करें, उसके बाद फिर इकोनॉमी कर लें शाम में, ऐसा। तो एक दिन में एक पूरा खंड खत्म होने वाला है पूरा, है ना। तो वो तभी संभव है जब आपका प्रतिक्रिया सही रहेगा, मतलब आपकी प्रतिक्रियाएं सही होंगी, तो आप अपनी है ना प्रतिक्रिया इस वीडियो में देंगे कि हाँ सर उसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो ही वो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। इसका भी आपको ख्याल रखेंगे। तो कमेंट करें, बताएं कि सीरीज़ चलनी चाहिए 3 दिन तक
या फिर यहीं पे दबा दिया। ग्रुप से जुड़ जाना। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ के आप PDF ले सकते हैं अपनी तैयारी को, है ना, एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।